बनाना शुरू कर दिया और पाकिस्तान ने देश विदेश के पर्वतारोही दलों को सियाचिन भेजना शुरू कर दिया। इसके लिए पाकिस्तान ने यूरोप में बर्फीले क्षेत्र में पहने जाने वाले खास कपड़ों और हथियारों का बड़ा ऑर्डर दिया था। सियाचिन पर कब्जे के लिए पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन चलाया था उसे नाम दिया गया था ऑपरेशन अबाबिल। भारत को जैसे ही पाकिस्तान के नापाक इरादों की भनक लगी, भारतीय सेना चौकन्नी हो गई और फिर भारत ने चलाया ऑपरेशन मेघदूत। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में सीधे टकराव की नौबत पहली बार आई थी और भारत के लिए ये चुनौती पाकिस्तान से कहीं ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि भारत की ओर से सियाचिन की खड़ी चढ़ाई थी, वहीं पाकिस्तान की ओर से ये ऊंचाई बेहद कम थी। ना सियाचिन की भौगोलिक बनावट भारत के पक्ष में थी और मौसम की मार तो परेशान कर ही रही थी। ऐसे हालात में भी भारतीय जवानों ने हार नहीं मानी और पाकिस्तान को मात दी। और ये किसी साल सड़क पे आ जाएंगे। ये अपनी तरह की ऐसी लड़ाई थी जिसमें -60 से -70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सियाचिन की सबसे ऊंची पहाड़ियों पर जाकर भारत ने पाकिस्तान को पटकने दी थी। पहली बार करीब 1 साल के इसीलिए दुनिया की सबसे सफल लड़ाइयों में ऑपरेशन मेघदूत का भी नाम आता है। दिल्ली के बस फ्लीट में हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये ऑपरेशन मेघदूत को 1-2 दिनों या फिर 1-2 महीनों के लिए नहीं चलाया गया था। वर्तमान में ऑपरेशन मेघदूत साल 1984 में शुरू हुआ था और साल 2002 में खत्म हुआ। दिल्ली के इतिहास में इतनी बड़ी फ्लीट बसों की कभी नहीं। मतलब पूरे 18 सालों तक भारत और पाकिस्तान की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी रही थी। ये तो थी ऑपरेशन मेघदूत की कहानी। सचमुच भारतीय जवानों ने जो हौसला दिखाया था और जो जज्बा दिखाया था उसको पूरा देश आज भी सलाम करता है। अब इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि सियाचिन में कैसे करते हैं हमारे जवान सीमा की पहरेदारी। आखिर कितनी मुश्किल है सियाचिन में सैनिकों की जिंदगी। जिस ढंग से वहां पर हमारे सैनिक डटे हुए हैं उसको पूरा देश सलाम करता है। इस स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सफलता हासिल की है और देश की पहली ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी दिल्ली में लगी हुई है। इसका मकसद है कि दिल्ली में पेड़ जब कटें तो केवल और केवल उस परिस्थिति में कटें जब उसके अलावा कोई और चारा ना बचे। मजबूरी हो पेड़ काटना, उसके अलावा कोई काम हो ही नहीं सकता हो, तब पेड़ काटना हो, ये इसलिए लागू की गई है। नई पॉलिसी के तहत किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जितने पेड़ हटाने होंगे उनमें से कम 80% को ज्यों का त्यों रीट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और हर एक काटे गए पेड़ जितने भी कटेंगे या जितने भी ट्रांसप्लांट होंगे उनकी जगह 10 पेड़ प्रति पेड़ उनके रिप्लेसमेंट में लगाना, तो वो तो पहले की शर्त है, वो चलती रहेगी। तो दिल्ली में बहुत प्रोग्रेसिव पॉलिसीज रही हैं, बहुत प्रोग्रेसिव वर्क रहा है। उसकी वजह से ग्रीन कवर बढ़ के 21.88% हो गया है, जो अपने आप में एक उपलब्धि है। इन सब प्रयासों से हमें उम्मीद है कि हम प्रदूषण की चुनौती से निपटने में एक दिन जरूर कामयाब होंगे। और थोड़ी सी बात मैंने परिवहन की पर्यावरण के बाद, लेकिन अलग से परिवहन की कुछ बात और मुझे करनी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर किए गए कुछ काम का जिक्र मैं दोहराना चाहूँगा कि वर्तमान समय में दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन बेड़े में शामिल की गई सभी बसों में CCTV कैमरे लगे हैं, पैनिक बटन लगे हैं, वाहन की ट्रैकिंग GPS ट्रैकिंग का प्रणाली लगी हुई है। दिल्ली में ज़मीन की उपलब्धता नहीं है, बसों की खरीद और परिचालन करना एक इसलिए बड़ी चुनौती है, लेकिन सरकार की दूरदर्शिता से वसंत विहार और हरिनगर में बहुस्तरीय बस डिपो के निर्माण का रास्ता खुल गया है और NBCC के साथ मिलकर इन डिपो का निर्माण शुरू हो चुका है, किया जा रहा है। दिल्ली में बसों से यात्रा के अनुभव को अच्छा अनुभव बनाने के लिए नए बस क्यू शेल्टर का निर्माण भी किया जा रहा है और 1397 बस क्यू शेल्टर नए डिजाइन के साथ सरकार बनवा रही है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सफल बनाने के लिए सरकार ने 95,353 ई रिक्शा का पंजीकरण किया है। साथ ही 174 नॉन AC मेट्रो फीडर बसें 32 रूट्स पे चलाई हैं। दिल्ली में मेट्रो शहर की लाइफलाइन है, हम सब बार बार कहते हैं। दिल्ली में 2002 में मेट्रो शुरू हुई थी अध्यक्ष महोदय, और 18 साल के अंदर अंदर आज हमारे पास 10 तरह की कलर कोडेड लाइन्स हैं मेट्रो की, 254 स्टेशन हैं, 350 किलोमीटर की पटरियां हैं। चौथे चरण की योजना में 108 किलोमीटर और 78 नए स्टेशन अभी हमारे पाइपलाइन में हैं। आज़ादी के 75 साल में अगर हम बात करें और मेट्रो की बात नहीं करें तो ये तो अधूरा रह जाएगा। लंदन में मेट्रो 1863 में शुरू हुई थी
उसकी लाइन बिछाई थी और कुल मिला के आज भी 400 किलोमीटर की लाइनें हैं। टोक्यो सबवे जिसकी शुरुआत 1927 में हुई 304 किलोमीटर कवर करती है। न्यूयॉर्क सिटी मेट्रो जिसकी शुरुआत 1904 में हुई 1000 किलोमीटर कवर करती है। दिल्ली में मेट्रो में शुरुआत करने में हम पीछे रहे, लेकिन जिस तेजी से हम आगे बढ़े हमें पूरा यकीन है कि बहुत जल्द जितनी हमारी योजनाएं अभी पाइपलाइन में हैं इनको पूरा करते करते हम दुनिया की सबसे लंबी और सबसे वृहद मेट्रो, सबसे ज्यादा पैसेंजर्स को ले जाने वाली मेट्रो बन जाएंगे। मेट्रो के फेज 4 का निर्माण अभी अंतिम चरण में है। इसके बाद दिल्ली मेट्रो से सफर करने वालों की जो संख्या है वो 71 लाख से पार कर जाएगी और फेज 1 के तहत 65 किलोमीटर, फेज 2 के तहत 124 किलोमीटर मेट्रो लाइन पूरी कर ली गई। फेज 3 अतिरिक्त कॉरिडोर एनसीआर विस्तार में 160 किलोमीटर रूट की लंबाई है, जिसमें से 157 किलोमीटर चालू भी हो गया है। मयूर विहार पॉकेट 1 से त्रिलोकपुरी का खंड का शेष कार्य मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा। ढांसा बस स्टैंड तक विस्तार का कार्य सितंबर 2021 में पूरा हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने मेट्रो फेज 4 के सभी 6 कॉरिडोर्स के लिए मंजूरी दे दी है। हालांकि भारत सरकार ने भी मेट्रो फेज 4 के परियोजना के प्राथमिकता वाले 3 कॉरिडोर्स को ही अनुमोदन किया है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अक्टूबर 2019 से डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं की निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई थी। ये सुविधा अगले साल भी जारी रहेगी। मैं परिवहन विभाग और रोड और ब्रिजेस के लिए 9,394 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव 2021-22 में करता हूं। रोड डेवलपमेंट, मैंने दिल्ली में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और मार्केट एसोसिएशन में अतिरिक्त 1,40,000 सीसीटीवी कैमरे लगवाने की घोषणा पिछले बजट में की थी। करीब 1,32,000 कैमरे कमांड कंट्रोल सेंटर सहित लगाए जा चुके हैं और काम कर रहे हैं। मैं सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए और उनके भुगतान के लिए अगले वर्ष में 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। हमारी सरकार लोगों को निःशुल्क वाईफाई उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। 7,000 हॉटस्पॉट वाईफाई के दिल्ली में लग गए हैं और काम चल रहा है। उन पे नागरिकों को निःशुल्क वाईफाई सुविधा उपलब्ध हो रही है वहां पे। ये अगले साल भी जारी रहेगी। शहर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के उद्देश्य से 2021-22 में कई परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। आश्रम चौक पर अंडरपास का निर्माण कार्य जून 2021 तक पूरा हो जाएगा। इसके पूरा हो जाने से मथुरा रोड निजामुद्दीन से बदरपुर तक आश्रम क्रॉसिंग पर यातायात ईजी हो जाएगा। यात्रा समय, प्रदूषण स्तर में कमी आएगी और ईंधन की बचत भी होगी। महोदय, मैं 2021-22 में इस परियोजना के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। आश्रम फ्लाईओवर के डीएनडी तक का विस्तार दिसंबर 2021 में पूरा हो जाएगा। इस फ्लाईओवर सबवे के बन जाने से नोएडा, लाजपत नगर, आईटीओ और लाजपत नगर तक सड़क का उपयोग करने वालों को आसानी होगी। मैं इस परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। 2 परियोजनाओं का निर्माण कार्य वजीराबाद और आजादपुर के बीच वाहनों के लिए 2 अंडरपास, आउटर रिंग रोड पर गांधी विहार के निकट एक पैदल पार पथ तथा बसई दारापुर में नजफगढ़ नाले पर पुल का निर्माण मई 2021 में पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से कई योजनाएं इस साल पूरी हो रही हैं। पंजाबी बाग फ्लाईओवर से राजा गार्डन, ज्वालाहेड़ी मार्केट से ज्वालापुरी रेड लाइट तक एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर, मुकरबा चौक पर भीड़ कम करने की स्कीम, बुराड़ी में समानांतर सड़क पर मेन रोड बुराड़ी रोड जंक्शन पर भीड़ कम करने के लिए और खेड़ा कला से खेड़ा खुर्द तक रेलवे क्रॉसिंग पर LC12 पर FOB RUB के 5 नई परियोजनाओं के निर्माण से इस क्षेत्र में निर्बाध यातायात होगा और लोगों का समय और पैसा बचेगा। दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में आवागमन को और आसान बनाने के लिए सरकार की 3 बड़ी योजनाएं हैं और अभी उनको यूपी टैक्स से मंजूरी का इंतजार है। ये योजनाएं हैं: ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, टीकरी से आनंद विहार तक एलिवेटेड और टनल रोड बनेगा। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर सिग्नेचर ब्रिज से एयरपोर्ट तक एलिवेटेड और टनल रोड है इसमें। और तीसरा सिग्नेचर ब्रिज से यमुना के समानांतर सराय काले खां तक आउटर रिंग रोड। इनका अभी यूपी टैक्स से मंजूरी मिलने के बाद इस पर काम शुरू होगा। 500 किलोमीटर सड़कों के सौंदर्यीकरण की भी तैयारी हो चुकी है और इस साल इस पे लागू ये सड़कें सुंदर दिखनी शुरू हो जाएंगी। मैं 2021-22 में इस परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष महोदय, थोड़ी सी बात सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की। हमारी सरकार वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, दिव्यांगजनों की सुविधा, वंचित वर्ग के सामाजिक कल्याण को लेकर काफी सक्रिय रही है। इसके तहत 8,30,000 लाभार्थियों के लिए 2,000 रुपए से 2,500 रुपए तक की पेंशन दी जाती है। मैं इसके लिए 2,710 करोड़ रुपए का प्रस्ताव अगले बजट में रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, कोविड और लॉकडाउन ने लोगों की रोजी रोटी पे बहुत बुरा असर डाला है। लोगों के काम धंधे बंद हुए हैं, नौकरियां गई हैं। सामाजिक सुरक्षा
और जन कल्याण की योजना बनाने की जितनी जरूरत अब है उतनी पहले कभी महसूस नहीं हुई, पर आज सबसे ज्यादा जरूरत है इसकी, ताकि लोगों को इस विकट संकट में मदद मिल सके। इसके लिए हमने एक सर्वे भी कराया था, उसमें इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई कि कोरोना से पहले फरवरी 2020 में काम करने की इच्छुक महिलाओं के बीच बेरोजगारी 26% थी। जो महिलाएं काम करना चाहती थी, ये सर्वे हुआ कि वो फरवरी कोरोना से पहले भी काम करना चाहती थी, 26% महिलाओं के पास में काम नहीं था। कोरोना के बाद और अब लॉकडाउन खुलने के बाद भी फरवरी 2021 में हमने उन्हीं महिलाओं का पुनः सर्वे कराया, तो अब वो बेरोजगारी 40% है। इसका मतलब है कि दिल्ली की वो महिलाएं जो काम ढूंढ रही हैं, उनमें से 40% को कोई काम नहीं मिल पा रहा है। इन 40% महिलाओं में से भी 45% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कम से कम 12वीं क्लास पास कर रखी है या ग्रेजुएशन है, और इनमें से 60% महिलाएं तो 30 साल से कम की उम्र की हैं। यानी युवा शक्ति, पढ़ी लिखी युवा महिला शक्ति हमारी देश में अभी दिल्ली में नौकरी ढूंढ रही है कोविड के बाद में, और उसके सामने संकट है। तो इसको देखते हुए इकोनॉमी में जोड़ना बहुत जरूरी है, इसलिए कई नई योजना तैयार की हैं। इनमें से कुछ का मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। एक हम स्थापित कर रहे हैं सहेली समन्वय केंद्र। इसके तहत दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में जो आंगनवाड़ी हैं, वहाँ कुछ उनको जोड़ के 500 हब हम बना रहे हैं। पहले से ही उसकी योजना थी। ये जो आंगनवाड़ी हब हैं, ये 4 घंटे तो आंगनवाड़ी के लिए उपलब्ध होते हैं, उसके बाद खाली रहते हैं। तो इसलिए आइडिया आया कि हम बड़ी हाईटेक बातें करते हैं इंक्यूबेशन सेंटर बनाने की, तो इन आंगनवाड़ी हब को भी हम स्थानीय महिलाएं, जो ये सर्वे में शामिल महिलाएं हैं, इनके लिए 4 घंटे तो ये आंगनवाड़ी चले और उसके बाद का बाकी समय वो इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में आंगनवाड़ी हब काम करें। इसके लिए इसका नाम दे रहे हैं सहेली समन्वय केंद्र। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो आसपास के हैं या इंडिविजुअल स्टार्टअप करने वाली महिलाएं हैं, वो महिलाएं इस सेंटर को यूज कर सकेंगी, और यहाँ इनको हम ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे माइक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी चलाने के लिए, एसएचजी समूह की बैठकों के लिए अलग अलग कुछ फैसिलिटी भी देंगे। तो एक तरह से ये लोकल इंक्यूबेशन सेंटर्स महिलाओं के लिए बन जाएंगे वो सेंटर। लाडली योजना चलती है, वृद्धावस्था पेंशन योजना चलती है, पढ़ाई के लिए रोजगार के लिए अलग से सहायता योजना चलती है, प्रसूति योजना चलती है, महिला श्रमिकों के लिए, महिला निर्माण श्रमिकों के लिए अलग से योजनाएं चलती हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि गरीब महिलाओं को इसके बारे में पता नहीं होता, उनको इन योजनाओं के बारे में पता नहीं चलता, या क्या कैसे भरा जाए, क्या फॉर्म भरा जाएगा। तो इस समस्या के लिए 23 महिला सहायता प्रकोष्ठ, महिला हेल्पलाइन, हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे, जहां काउंसलर्स बैठेंगे और सरकार की इन्हीं योजनाओं के बारे में वहां आने वाली किसी भी महिला की हेल्प करेंगे, उनको गाइड करेंगे। अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, दिव्यांग कारीगरों के लिए दिल्ली हाट की तर्ज पे बाबा साहब प्रगतिशील विश्वकर्मा शिल्पकार ग्राम योजना प्रस्तावित है, और डीएसएफडीसी ने 3 लाख रुपए से वार्षिक से कम परिवार आय वाले इन शिल्पकारों के लिए विशेष रूप से शिल्प हाट बनाए जाने और 5 साल की अवधि के लिए मासिक लीज पर उन्हें दुकानें, थड़े उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव किया है। सरकार ने दिव्यांग लोगों को शिक्षण और पुनर्वास जरूरतें पूरी करने के लिए कुशल मानव शक्ति के विकास के उद्देश्य से दिव्यांग लोगों की पुनर्वास स्थापना संस्थान की मंजूरी दी है। सुगम्य सहायक योजना नाम से एक नई पहल दिव्यांग लोगों की गतिशीलता बढ़ाने के लिए की गई है। इसके तहत उन्हें सहायक उपकरणों के रूप में मदद उपलब्ध कराई जाएगी, और इसके अलावा प्रत्येक जिले में दिव्यांग लोगों के व्यापक पुनर्वास की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मैं समाज कल्याण विभाग, महिला विकास विभाग और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए बजट एस्टिमेट्स में 4,750 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। इसी में लेबर भी है। श्रमिकों के कल्याण के लिए मानवीय श्रम कानूनों को लागू किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यबल की एक बड़ी संख्या औपचारिक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम में रहती है, और ये जितने कानून हैं ये उनकी रक्षा के लिए, उनकी योग्यताओं की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो दिल्ली शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1954 के तहत सीमलेस रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए हमने रजिस्ट्रेशन को डिजिटलाइज कर दिया है, और इस साल 1 अप्रैल 2020 से 31 अक्टूबर 2020 के बीच 83,735 नई दुकानें रजिस्टर की हैं। ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। स्वास्थ्य, पेंशन, मातृत्व, शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, उपकरणों के लिए ऋण, विवाह के लिए सहायता, 18 योजनाएं निर्माण क्रमिक सहायता, श्रमिक निर्माण सहायता बोर्ड द्वारा लागू की जा रही हैं। अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 तक 143 करोड़ रुपए की राशि उपग्रह के रूप में, लेबर सेस के रूप में संग्रह की गई, और करीब 1,41,000 कामगार 24 जनवरी 2021 तक हमारे पास रजिस्टर्ड थे। अब तक 43,945 निर्माण कामगारों को कोरोना महामारी के कारण 10-10 हज़ार रुपए की अनुग्रह राशि दी गई थी।
28 फरवरी तक करीब 40 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। थोड़ा सा जिक्र मैं पावर सेक्टर का भी करूंगा। दिल्ली के नागरिकों को अब 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है, हम सब जानते हैं। बिजली लोड को नजरअंदाज करते हुए 200 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए शून्य बिजली बिल की सरकार की योजना काफी सफल रही है और इसका ऊर्जा संरक्षण में भी काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सरकार ने ऊर्जा संरक्षण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का ऐसा मॉडल चुना है जिसको सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब लोग बिजली बचाने लगे हैं क्योंकि उनका बिजली का बिल 200 यूनिट से नीचे रखना है। 201 से 400 यूनिट तक बिजली की मासिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 800 रुपए की सब्सिडी मिलती है। दिल्ली में 90% घर बिजली की इस सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं और सरकार 1984 के जो दंगा पीड़ित हैं उनको 400 यूनिट तक बिजली की खपत 100% सब्सिडी के साथ पहले से दे रही है, वो भी इस साल जारी रहेगी। बिजली सब्सिडी योजना अदालत परिसरों में वकीलों के चैम्बर के लिए भी एक्सटेंड की गई है। इसी तरह दिल्ली के सभी कृषि उपभोक्ताओं को कनेक्शन के लिए निर्धारित शुल्क में सब्सिडी दी गई है। कृषि कनेक्शन के लिए 104 रुपए प्रति KWH प्रति माह के निर्धारित शुल्क की जगह अब किसानों को केवल 20 रुपए KWH प्रति माह का भुगतान करना होगा। ये योजनाएं सुशासन के केजरीवाल मॉडल की विशेषताएं हैं। महोदय, मैं वर्ष 2021-22 के बजट में बिजली सब्सिडी के लिए 3090 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित करता हूं। सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली सौर ऊर्जा नीति बनाई है, जिसके तहत ज्यादातर सरकारी भवनों, स्कूलों, तकनीकी संस्थानों, अदालतों आदि में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा रहे हैं उनकी छतों पर। जनवरी 2020 तक लगभग 4664 सोलर यूनिट्स कुल 193 मेगावाट क्षमता के साथ दिल्ली में लगाए जा चुके हैं। किसानों ने भी बड़ा इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोतरी योजना, इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा लगवाने के लिए करीब 200 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है। वितरण कंपनियां अगले 5 वर्ष में जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए दिल्ली के विभिन्न भागों से अनावश्यक तारों और केबल्स के जाल को हटाएंगी। हमारी सरकार ने 11 किलोवाट के नेटवर्क को खुली तारों की जगह इंसुलेटेड वायरिंग जगमगाती हुई दिल्ली प्रोग्राम के तहत बदलने की नई योजना शुरू की है। ये योजना 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। इसके लिए बजट अनुमान में 25 करोड़ अलग से रखे गए हैं। मैं ऊर्जा क्षेत्र के लिए 3227 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित करता हूं। कुछ बातें अध्यक्ष महोदय दिल्ली के व्यापार के बारे में, उद्योग के बारे में। मुझे इस सदन को सूचित करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारत सरकार द्वारा जारी BARP बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, वो एक रैंकिंग करती है भारत सरकार हर साल, तो BARP की रैंकिंग में दिल्ली अब 12वें स्थान पे आ गई है। पहले ये 43वें स्थान पे थी। व्यापारियों पर भरोसा करने और निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए बिजनेस फ्रेंडली रिफॉर्म और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रयासों से संभव हुआ है। इसमें GST, शॉप एस्टेब्लिशमेंट, स्मॉल मीडियम के रजिस्ट्रेशन, औषधि नियंत्रक, खाद्य सुरक्षा आयोग, डिस्कॉम से लेकर बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करना, पानी के कनेक्शन के लिए आवेदन करना, निर्माण परमिट, पिछले 1 वर्ष के दौरान DPCC की स्थापना और संचालन संबंधी सहमति के आवेदनों को, इन सब की ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुरू कर दी गई। इससे बिजनेस की रैंकिंग में दिल्ली में काफी सुधार हुआ है और मेरा मानना है कि दिल्ली में जो व्यवसाय के लिए माहौल बना, उससे वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग में भी इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है। ये बात बीच बीच में निकल के सामने आई है। दिल्ली का निर्यात बढ़ाने के लिए राज्य निर्यात पुरस्कार आरंभ किए जा रहे हैं। यह पुरस्कार उत्कृष्ट निर्यात प्रदर्शन करने वाले निर्यातकों को दिया जाएगा जो अपनी वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित कर राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं। उद्योग विभाग DSIDC द्वारा लीज होल्ड पर आवंटित औद्योगिक परिसंपत्तियों से जुड़े किसी भी मामले में विलंब से भुगतान पर 18% से घटाकर ब्याज दर 10% कर दी गई है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों की सुविधा के लिए समाधान ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। इनका त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए छोटे व्यवसायों के लाभ के लिए सूक्ष्म लघु उद्यम सुविधा परिषद को प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में 11 परिषदों में बांट दिया गया है ताकि मध्यस्थता से उनके राजस्व में आने वाले विवादों का जल्दी समाधान किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली पिछले कुछ वर्षों में एक स्टार्टअप केंद्र के रूप में भी विकसित हुई है। यहाँ नए युवा नए तरह के रोजगार, नए तरह की कंपनियां बना रहे हैं। सरकार लोगों के बीच एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने एक ड्राफ्ट स्टार्टअप नीति तैयार की है जिसको अब इस साल लागू कर दिया जाएगा। अब अंत में अध्यक्ष महोदय थोड़ी बात मैं पर्यटन, कला और संस्कृति की भी करना चाहता हूं। कला, संस्कृति, इन सब पे बात करें तो
मुझे, क्योंकि मैंने अंत में बात की है, इसलिए एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं कहना चाहता हूँ यहाँ। अंग्रेजी की एक फिल्म है डेड पोएट सोसाइटी। डेड पोएट सोसाइटी एक बड़ी मशहूर फिल्म है। उनका जो नायक है प्रोफेसर जॉन कीटिंग, वो एक सीन में अपने स्टूडेंट से कहता है, और मैं उसका कोट अनकोट उल्लेख करता हूँ उनके डायलॉग का। वो अपने बच्चों को समझा रहे हैं, प्रोफेसर साहब, वी डू नॉट रीड एंड राइट पोएट्री बिकॉज इट्स क्यूट, वी डोंट रीड एंड राइट पोएट्री बिकॉज इट्स क्यूट, वी रीड एंड राइट पोएट्री बिकॉज वी आर मेंबर्स ऑफ ह्यूमन रेस एंड द ह्यूमन रेस इज फिल्ड विद पैशन। अब आगे बहुत महत्वपूर्ण बात है, मेडिसिन, लॉ, बिजनेस, इंजीनियरिंग, these are noble pursuits and necessary to sustain life, but art, poetry, beauty, love, these are what we stay for. आदमी जिंदा रहता है इस सब के लिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी साधन है मेडिसिन, लॉ, बिजनेस, लेकिन जिंदा रहता है आर्ट के लिए। दृश्य तो अंग्रेजी फिल्म का अध्यक्ष महोदय, लेकिन दर्शन इसमें विशुद्ध भारतीय है। भारत के लोगों ने कला, भाषा, संस्कृति, साहित्य, इस सबको जीवन जीने का जरिया नहीं बल्कि जीवन के आनंद का उद्देश्य माना है। इसलिए हमारे तीज त्योहार से लेके हमारे तमाम उत्सव कला संस्कृति से सरोबार होते हैं। हम अपना फेस्टिवल कभी कोई ड्राई नहीं मनाते, कोई बस जाके फंक्शन कर दिया, कोई उसका दिया। हमारे सब में तीज त्योहार में कला संस्कृति कूट कूट के भरी हुई है। हमारी सरकार ने पिछले वर्षों में कला, पर्यटन और संस्कृति को बढ़ाने के लिए कई स्कीम्स लागू की हैं। अगले साल दिल्ली सरकार कई नए प्रोग्राम लेकर आ रही है। इसमें फेस्टिवल ऑफ इंडिया और इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल फेस्टिवल का जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। देश की सारी भाषाओं की अकाडमियाँ बनाई जा चुकी हैं। इस साल ये अकाडमियाँ अपना काम करना शुरू कर देंगी। दिल्ली में नियमित सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और इस साल देशभक्ति से सराबोर होंगे। दिल्ली की दिवाली का आयोजन पिछले 2 साल से एक ऐसा आकर्षण का केंद्र बन गया है कि अब लोग दिल्ली सरकार के इस आयोजन का इंतजार करते हैं। दिल्ली की दिवाली इस साल भी बड़े धूमधाम से मनाएंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली हेरिटेज प्रमोशन और दिल्ली टूरिज्म सर्किट नाम की 2 नई योजनाएं लेके आ रहे हैं। और दिल्ली को पर्यटन स्थल के रूप में ब्रांडिंग करने के लिए पिछले साल एक नई स्कीम मैं बजट में प्रस्तावित की थी, लेकिन कोविड के कारण उसको काम नहीं हो पाया उस पर। इसको अगले साल लागू करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि पर्यटन स्थलों पर महिला सुरक्षा की योजना इस बार पर्यटन विभाग लेके आया है। इसमें पर्यटन स्थलों के सभी प्रवेश द्वारों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने, अंधेरे स्थानों को एलईडी से लाइट करने, डीटीडीसी के सारे पर्यटन स्थलों पर यूनिफॉर्म में सुरक्षा गार्ड की तैनाती, महिला सुरक्षा के लिए विभिन्न पर्यटन स्थलों पर मोबाइल वैन की व्यवस्था जैसे उपाय शामिल होंगे। मैं इस साल महिलाओं के सुरक्षित बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए की अलग से राशि रख रहा हूं इसमें, लेकिन पर्यटन, कला, संस्कृति, भाषा आदि क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं, स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स के लिए मैं 2021-22 के लिए 521 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं अब बजट का भाग 6 प्रस्तुत करता हूं जो रेवेन्यू कलेक्शन से संबंधित है। कोरोना महामारी के चलते राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण आई मंदी के असर में मौजूदा वित्त वर्ष में हमारे राजस्व संग्रह में भारी कमी आई थी। जनवरी 2021 तक राजस्व संग्रह बजटीय अनुमान की तुलना में करीब 40% इस बार नीचे रहा। 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ था तो सभी राज्यों को 5 साल के लिए 14% का अश्योर्ड रेवेन्यू का वादा किया गया था, लेकिन कोविड पेंडेमिक के नाम पे केंद्र सरकार इस बार इस वादे से पीछे हट गई। बोली ये एक्ट ऑफ गॉड है, इसमें कंपनसेशन नहीं दिया जा सकता। दिल्ली सरकार और उसमें फिर लोन दिया। दिल्ली सरकार के सामने इस समय 2 चुनौती रहेंगी। पहली तो ये कि केंद्र सरकार का कंपनसेशन से अपने वादे से मुकर गई, इसलिए दिल्ली सरकार पे लोन बढ़ रहा है। दूसरा, एश्योर्ड रेवेन्यू की सीमा भी 5 साल जो है वो 30 जून 2022 को समाप्त हो जाएगी। तो इसके बाद राजस्व संग्रह में चुनौती हमारे लिए, सबके लिए बड़ी चुनौती होगी, लेकिन हम अभी से उसकी तैयारी कर रहे हैं और डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए टैक्स में संभावित किसी भी चोरी को रोकेंगे। और इसके लिए जीएसटी के बेहतर इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या किया जाए उसकी भी स्टडी हम करा रहे हैं। इसमें हमने दिल्ली आने जाने व्यावसायिक वाहनों को RFID के जरिए भी उन पर नज़र रखना शुरू कर दिया है और व्यापारियों के साथ टैक्स के मामलों में SMS के साथ संवाद करना शुरू किया है। दिल्ली में टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए एक्साइज पॉलिसी में भी काफ़ी व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं और इससे जो नॉन ड्यूटी पेड लिकर होती है, बिना ड्यूटी वाली शराब, उसको लगाम लगाने में काफ़ी मदद मिलेगी और दिल्ली में जो लिकर शॉपिंग है उसको एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, अभूतपूर्व परिस्थितियों से निकलने के लिए कई बार हमें अभूतपूर्व कदम उठाने पड़ते हैं। लॉकडाउन के कारण आई मंदी से उबरने के लिए रियल एस्टेट मार्केट को बढ़ावा देना जरूरी था और रियल एस्टेट मार्केट को बढ़ावा देने के लिए 6 महीने के लिए हमने सर्किल रेट में 20% की कमी की है, इसका लाने का फैसला किया है।
नोबेल लॉरेट पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने कहा था कि रियल एस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और रियल एस्टेट जो है ये अनस्किल्ड वर्कर के लिए सबसे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करता है। इसलिए ज़रूरी था कि हम रियल एस्टेट को मदद करें ताकि इससे गरीबी रोकने में मदद मिले। हमें उम्मीद है कि सर्किल रेट कम करने का सरकार जो असर है, ये कदम गरीब लोगों को रोजगार के अवसर भी क्रिएट करेगा और हमारा भरोसा है कि दिल्ली के लोगों की उम्मीद और विकास की रफ्तार केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में थमने नहीं दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, अपने वक्तव्य के अंत में मैं कहना चाहूँगा कि आज़ादी के 75 साल में हमारे राष्ट्र और हमारी राष्ट्रीय राजधानी दोनों ने एक लंबा सफर तय किया है और बहुत कुछ हासिल भी किया है। हमारे लिए ये उत्सव का अवसर भी है और मंथन का अवसर भी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में अब दिल्ली सरकार काम कर रही है, दिल्ली काम कर रही है और दिल्ली के आम आदमी की पर कैपिटा इनकम को सिंगापुर के बराबर ले जाने का हमारा दृढ़ संकल्प है। साफ हवा, साफ पानी, सरकारी हेल्थ सिस्टम में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का हमारा संकल्प है। ये हम हर दिल्ली वासी के लिए विश्व स्तरीय स्कूल और उच्च शिक्षा में और रिसर्च में अवसर देंगे, ये हमारा संकल्प है। और जैसा मैंने कहा कि जब हम 100वीं वर्षगांठ मना रहे हों तो दिल्ली ओलंपिक खेलों की मेजबानी करे, ये हमारा सपना, ये संकल्प है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के शब्दों में मैं कहूं तो वी हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप। राष्ट्रीय उत्सव के अवसर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 110 साल पहले कहे गए शब्द, उनको मैं यहाँ दोहरा के अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा था 110 साल पहले, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, where the knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action. Into that heaven of freedom, my father, let my country awake. जहाँ मन हो भय से मुक्त और सर हो फख्र से ऊंचा, जहाँ ज्ञान हो मूर्खताओं से आज़ाद, जहाँ ना हो दुनिया बिखरी हुई और बटी हुई, संकीर्ण और घटिया सोच की दीवारों के बीच, जहाँ सच की गहराई से निकलकर बाहर निकलें शब्द, जहाँ कोशिशें बिना थके फैलाएं अपनी बाहें सबसे बेहतरीन को पाने की खातिर, जहां मुर्दा आदतों की सूखी रेत में उम्मीदों की निर्मल धाराएं ना भटकें अपनी राहें, जहां निरंतर खुले विचार और कर्मों की ओर मन बढ़ता रहे आगे। हे परमपिता परमेश्वर, आज़ादी के उसी स्वर्ग में मेरे विश्व को, मेरे देश को जागृत कर। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट को सदन के लिए विचार के लिए सौंपता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुदानों की मांगे 2021-2022। अब माननीय मुख्यमंत्री वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पेश करेंगे। Honorable Speaker, sir, I present demands for grants for the financial year 2021-22 before. अनुदानों की पूरक मांगे वर्ष 2020-2021। अब माननीय